स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे एनएस प्रैक्टिस टेस्ट का सेट 2 है ना 10 क्लास का। बाकी क्लास का अपलोड कर दिए हैं, ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, असेसमेंट करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। इस चैनल में आपको 6 to 10 मैथ और साइंस का वीडियो पूरा मिल जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो 6 to 10 कोई भी क्लास में हो और झारखंड से संबंधित खास करके जो कुछ जानकारी एजुकेशन से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको समय पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको इस तरह के जैसे एनएस का एग्ज़ाम, टेस्ट पेपर सब हो गया, एग्ज़ाम हो गया, असेसमेंट जो मंथली आ रहा है वो सब का सॉल्यूशन, तो इस तरह का झारखंड में जो भी एजुकेशन का जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सब प्रोवाइड करते हैं। और मेन मेरा काम 6 to 10 पढ़ाना है, ठीक है। तो 6 to 10 यहाँ पे आपको साइंस मैथ पढ़ाते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसमें। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको समय से पहुँच जाए, है ना, आप तक। तो चलिए आज देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सेट 2 जो आया हुआ है एनएस का, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, इन 5 विषयों का एग्ज़ाम होगा। 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 नंबर का, और 150 मिनट समय रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी इंग्लिश और सोशल साइंस का एक और पार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हिंदी का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो कुछ पैसेज दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम ध्यान से पढ़ते हैं। हर महीने के अंत में द्विसेन अपने किसी काम से हल्का केंद्र जाया करता, वहाँ वह पैदल जाता और 2-3 दिन बाद लौट आता था। अध्यापक की अनुपस्थिति में हम अपने को खिन्न और उदास महसूस करते। अगर मेरा सगा भाई होता तो मैं उसका भी इतनी बेचैनी से इंतज़ार ना करती जिस बेचैनी से मैं द्विसेन के लौटने का इंतज़ार किया करती थी। यानी द्विसेन इसका अध्यापक हुए हैं ना, टीचर। चोरी छिपे ताकि चाची ना देख पाए मैं बार बार आंगन के पिछवाड़े भागती हुई जाती और देर तक स्टेपी की सड़क पर आंखें गड़ाई खड़ी रहती। किस वक्त पीठ पर थैली लटकाए मास्टर जी नजर आएंगे, किस वक्त रोम रोम को पुलकित कर देने वाले उनकी मुस्कान देख पाऊंगी, किस वक्त उनके मुंह से ज्ञान से भरे शब्द सुनने को मिलेगा। तो ये एक पैसेज है, हमको यहाँ इसका आंसर देना है, ठीक। क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है इस पर आधारित। तो यहाँ पे एक जो लिखी है, इसको लेखिका जो है वो अपने मास्टर का बेसब्री से इंतजार कर रही है, ठीक है। तो उसी पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन है। द्विसेन कौन थे? तो कौन थे बाबू? अध्यापक थे, ना, मास्टर थे। पहला ऑप्शन सही होगा इसका। लेखिका अपने को खिन्न और उदास कब महसूस करती थी? जब मास्टर चल जाते थे ना, यानी कि अध्यापक के बिना वो खुद को उदास और खिन्न महसूस करती थी। अध्यापक की मुस्कान बच्चों पर क्या असर डालती थी? तो यह रोम रोम पुलकित कर देती थी उनका मुस्कान, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन होगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रतीक्षा का कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त है? यानी प्रतीक्षा का कौन सा पर्यायवाची, यानी प्रतीक्षा की जगह कौन सा वर्ड वहाँ पर उपयोग किया गया है? तो प्रतीक्षा मतलब इंतजार होता है, इंतजार वर्ड इस पैसेज में उपयोग किया गया है, यूज किया गया। दिए गए गद्यांशों के लिए उचित शीर्षक चुनिए। तो उचित शीर्षक हमारे अनुसार हमारे अध्यापक होगा, क्योंकि ये अध्यापक पर बेस्ड गद्यांश है, ठीक है। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब ये पदांश दिया हुआ है कुछ दोहा टाइप का, इसको पढ़ करके और इसका आंसर देना है, ठीक है। छिपा लिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में अनुज नहीं, क्या है अनुज, मनुज नहीं लाया है। अपना सुख उसने अपने भुज बल से पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से। सदा
सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। तो ये एक दोहा, इसका क्वेश्चन देखते। उद्यमी नर से संघर्ष करके क्या खोज निकाला। तो संघर्ष करके लोगों ने, उद्यमी नर यानी कि इंसान ने क्या क्या अपने संघर्षों से खोज निकाला। तो प्रकृति का रहस्य को खोज निकाला, पृथ्वी के नीचे छिपे खजाने को भी खोज निकाला और नए नए आविष्कारों को भी खोज निकाला, है ना। तो ये सभी होगा उपयुक्त सभी। कवि के अनुसार भाग्य कौन लिखता है। तो भाग्य ब्राह्मण लिखते हैं कवि के अनुसार। मनुष्य ने अपना सुख किस प्रकार प्राप्त किया। तो बुद्धि के सहारे, परिश्रम के सहारे, ज्ञान के सहारे नहीं, भुजाओं की शक्ति के सहारे। इस दोहा के अनुसार, है ना आंसर, भुजाओं की शक्ति के सहारे। प्रकृति मनुष्य से कैसे हारती है। तो मनुष्य के उद्यम से, मनुष्य के परिश्रम से, मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि से, मनुष्य के उद्यम और परिश्रम से। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा इस पैसेज के अनुसार, इस दोहे के अनुसार, ठीक है। मनुष्य के उद्यम और परिश्रम से। उपरोक्त पंक्तियों में मनुष्य की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो उद्यमी और परिश्रमी है मनुष्य, इस पर ये किया गया है, संकेत किया गया है। नीचे देखिए पत्र लेखन को रिक्त स्थान भरिए। पत्र दिया हुआ है, इसका खाली स्थान भरना है। प्रिय सुभाष, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर खुशी हुई कि तुम मुझसे खाली स्थान के महत्व के संबंध में जानने के लिए जिज्ञासु हो। मित्र सज्जनों की संगति अर्थात सज्जनों के साथ मित्रता करना, उसके साथ रहना संगत गति कहलाता है, सत्संगति कहलाता है। सत्संगति से हृदय और विचार दोनों खाली स्थान यानी डैश हो जाते हैं। इससे स्वार्थ की भावना को छोड़कर लोक कल्याणकारी बनते हैं। दुर्जनों की संगति में खाली स्थान आती है और दुर्बुद्धि दुख की जननी है। सज्जनों की संगति से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं और दुर्जन की संगति से सज्जन भी दुर्जन। दुष्ट देश की संगति से महामना भीष्म भी गाय चुराने गए। ऋषियों की संगति से व्याधा खाली स्थान वाल्मीकि बन गए। तो इस तरह से कुछ कुछ खाली स्थान छूटा हुआ है, उसको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है, उसके साथ रहना सत्संगति कहलाता है। सत्संगति से हृदय यानी सत्संगति के बारे में ये पत्र है, ठीक है। तो पहला में क्या भराएगा, सत्संगति, ठीक है। पहला का यानी कि यहाँ पे 11 नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे खुशी हुई कि तुम मुझसे सत्संगति के महत्व में जानना चाहते, ठीक। तो सत्संगति पहला ये 11 नंबर में भराएगा। फिर 12 नंबर में क्या होगा, पवित्र, है ना। पवित्र विचार दोनों पवित्र हो जाते हैं, तो ये होगा। उसके बाद 13 नंबर में क्या होगा, तो 13 नंबर में कुबुद्धि, है ना, कुबुद्धि। और 14 नंबर में दुर्योधन, 15 नंबर महाकवि, ठीक है। तो ये टिक लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक के टिक भी लगा लीजिएगा अपने, है ना, क्वेश्चन में। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो मैथ को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो चलिए यहीं पे समझाएंगे, ज़्यादा बड़ा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आंकड़ों का माध्य का निकालना है। माध्य का मैंने बीच बोला, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। क्या करना होगा, आरोही क्रम में, छोटा से बड़ा, है ना। तो हम लिखते हैं आरोही क्रम में। सबसे छोटा देखिए उसमें 27 है, तो ये 27 हो गया। उसके बाद 28 है, तो 28 हो गया। उसके बाद 35, 34 है, तो ये 34 लिखा गया। उसके बाद 35 भी दिख रहा है, तो 35 भी लिख देंगे। उसके बाद 45 है, फिर 46, फिर 56, तो 45, 46 और 56, ये इतना आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। और माध्य का मतलब बीच वाला कौन है, इसको दिखना है। तो इधर देखिए 1, 2, 3, 4 नंबर में 35 आ रहा है। इधर से बिगिनिंग लास्ट तरफ से, तो 1, 2, 3, 4 नंबर में ये 35 आ रहा है। तो बीच में 35 है, तो इसलिए 35 हो गया इसका माध्य का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को चित्र अनुसार सटाकर एक घनाभ बनाया गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए 3 गो घन, 1, 2, 3 गो घन है, तीनों को मिला के घनाभ बना दिया। और तीनों का भुजा कितना घन का था, 3 था,
ठीक है 3। घन का सब LB एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 3 है। घन मतलब होता है सब बराबर, तो सब 3 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसको सटा के वो घनाभ बना दिया। तो घनाभ बना दिया, तो घनाभ में हमको देखिए 3 चीज़ का जरूरत होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए, जब इसको घनाभ बना दिया तो लंबाई तो बढ़ गया, लंबाई तो बढ़ा, कितना लंबाई हुआ, तो इसका 3, इसका 3, इसका 3, तो 3 3 6 3 9 हो गया, लंबाई हो गया 9, ठीक है। लेकिन ऊंचाई तो 3 ही रहेगा और चौड़ाई भी 3 ही रहेगा, ठीक है। तो लेंथ हो गया खाली 9, उसके बाद ब्रेथ हो गया 3, यानी ब्रेथ यानी वही ऊंचाई है ना, ऊंचाई बोलते चौड़ाई 3 और ऊंचाई हाइट भी रहेगा 3, ठीक है। अब हमको बोला है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद होगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है, BH प्लस HL। तो इस फार्मूला में बैठा देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा बैठा देते, 2 LB डायरेक्ट करते हैं, LB लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 9 और ब्रेथ 3, तो 9 तिया हो जाएगा 27। फिर प्लस BH यानी ब्रेथ है 3 और H भी 3, तो 3 तिया 9 प्लस HL, तो H है 3 और L है 9, तो 3 9 27, ठीक है। अब जोड़िए 27 27 54 और 9 कितना हो जाएगा, 54 और 9 हो जाएगा 65, 63 है ना, 54 और 9 हो गया 63, ठीक। अब देखिए तीनों को जोड़ दिए, बीच में जोड़ है तो जोड़ दिए तीनों को, उसके बाद 2 बाहर में था 2 गुना, तो गुना करिए 63 दूनी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 126, तो 126 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये देखिए एक स्कूल में विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, पाई चार्ट में दिखाया गया, ठीक है। पाई चार्ट का अनुसार कौन सा कथन सही, ये पाई चार्ट में दिया हुआ है खेल के बारे में ना, कितने लोग क्या पसंद करते, उसका पाई चार्ट बना हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि आधे विद्यार्थी हॉकी पसंद करते, देखिए तो आधा विद्यार्थी है हॉकी का, ये इधर हॉकी देखिए आधा रहता तो बीचे से ऐसे टुकड़ा बीचे रहता तो कहते हैं आधा इधर, लेकिन आधा नहीं है, ध्यान से देखिए आधा है क्या, ये यहाँ से घूम गया तो आधा कहाँ हुआ, ये पूरा गोला का आधा नहीं ना है होगी, तो गलत बात पहले। फुटबॉल से अधिक कबड्डी पसंद करते, देखिए तो फुटबॉल कहाँ है, ये है फुटबॉल दिख रहा है, फुटबॉल और ये कबड्डी में देखिए तनी को है ये बोले, और फुटबॉल में थोड़ा बड़ है, तो फुटबॉल में ज़्यादा है, लेकिन उल्टा बोल दिया है, फुटबॉल से अधिक कबड्डी बोल दिया, तो फुटबॉल से अधिक कबड्डी नहीं है, गलत है ये भी। क्रिकेट से अधिक हॉकी पसंद करते थे, क्रिकेट वाला देखिए ये क्रिकेट और ये हॉकी देखिए बड़ा सा इतना बड़ा और क्रिकेट इतना सा, तो क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पसंद करते हैं, तो ये सही बात है, तो यही सही होगा। सबसे अधिक फुटबॉल पसंद करते हैं, अगला हम दे दिया है। अब फुटबॉल तो देखिए यहाँ सबसे अधिक तो हॉकी पसंद करता है, फुटबॉल कहाँ है, छोटा सा ही, ठीक है। ग्राफ को देख पाई चार्ट देख कर आंसर बताना है, ठीक है। तो ये C नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आरोही क्रम में दर्शाना है, आरोही क्रम में है ना, 2/5 11/15 और 3/15 को अवरोही क्रम है ना, आरोही क्रम नहीं है, अवरोही माने घटते क्रम में करना है, ठीक है। हम यहाँ पे टिक लगाए बढ़ते क्रम के अनुसार, ये नहीं होगा तब, ठीक है, अवरोही है। चलिए अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है, इसके लिए सबसे पहले हर को बराबर करेंगे तब समझ में आएगा कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। जैसे पहले दिख रहा है 2/5, फिर 11/15, फिर है 5/12, तो इसमें नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा कौन छोटा है, अवरोही मैंने बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, तो बड़ा छोटा समझ में आएगा तब ना बड़ा छोटा देखेंगे। तो इसके लिए हर का एलसीएम निकाल देते, ठीक है। तो हर में है 5, 15 और 12, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 500 होगा तो ये 5 का 5, 5 दिया 15, 12 नहीं जाएगा तो उतार देना है। फिर 300 होगा, 3 1 3, 3 चौके 12, ठीक। अब गुना कर दिए, 5 या 15, 15 चौके 60, तो एलसीएम 60 है, तो हर को 60 बना देना है। तो 2/5 है, उसको 60 बनाना है, तो कितना से गुना करना होगा, 12 से, तो ना 12 × 60 होगा, तो ऊपर भी गुना कर देंगे 12 से, तो ऊपर हो जाएगा 12 दूनी 24 और नीचे हो जाएगा 12 × 60, एक हो गया। अब आगे बढ़ते, 11/15 है, तो 15 को कितना से गुना करने से 60 आएगा, तो 15 को यही गुना कर दे 4 से, 15 चौके 60 होगा, तो ऊपर भी गुना कर देंगे 4 से, तो ऊपर हो जाएगा 11 चौके 44 और नीचे हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है। फिर यहाँ
12 को 60 लाना है, नीचे वाला 60, तो 12 को 4 से 12 5 से 12 5 60, तो ऊपर भी 5 से, तो ऊपर हो जाएगा 5 5 25 हैं, 5 5 25 और नीचे हो गया 12 5 60। आया बस। अब देखिए छोटा बड़ा कौन है, तो 24 बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। तो बड़ा से छोटा सबसे बड़ा देखिए 44/60, तो 44/60 किसका है, 11 15 का। तो 11 और 15 ये वाला 1 नंबर में आएगा, यानी सबसे बड़ा है। उसके बाद 25/60, 25/60 यानी किसका आया था, 5/12 का। तो 5/12 ये 2 नंबर में आएगा। फिर सबसे छोटा ये 24 है, यानी 2/5, तो 2/5 आएगा ये तीसरा नंबर में। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, 11/15 पहले, तब 5/12, तब 2/5, तो ये डी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, इसको हटा देते तो क्लियर दिखेगा, देख लीजिए डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। इस आधार पर सबसे सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये सही कौन है, इसको देखना है इसमें। ठीक है, ये चित्र को अनुसार। ठीक, देखिए पहला हम बोला ना कि दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है उसको देख लीजिए पहले। DM CM के बराबर है, तो DM देखिए, DM ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये DM और ये CM, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया है, D कर्ण AB का मध्य बिंदु है, M जो है कर्ण AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है। तो M कर्ण AB का मध्य बिंदु मतलब क्या हो रहा है, इसका इधर उधर का दोनों भुजा बराबर होगा, तब ना मध्य बिंदु मैंने बीच में तो बराबर होगा। तो ये भी दिया हुआ है घुमा फिरा के। ठीक, तो दो चीज़ दिया हुआ देखिए, एक ये इसके बराबर यानी CD जो है, CD बोलते CM जो है MD के बराबर, और इधर से AM जो है BC के बराबर, ये बोला, ये दिया हुआ है। ठीक है, दो चीज दिया हुआ है। अब हमको बताना है कौन सही है इसमें से। तो AMC सर्वांगसम देखिए यहाँ पे BMD है, तो AMC इधर वाला त्रिभुज सर्वांगसम है BMD, ये वाला का AMC और BMD सर्वांगसम है। तो सही बात है, सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है देखिए, थोड़ा साफ से दिखा दे रहे हैं। ई वाला और ई वाला सर्वांगसम करना है, पता चल रहा है ना, ये दोनों को। तो सर्वांगसम कैसे है, अगर है कि नहीं देखते हैं। देखिए सर्वांगसम होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, 3 गो भुजा बराबर, या 3 गो एंगल बराबर, या 2 गो भुजा एगो एंगल बराबर, या 2 गो एंगल एगो भुजा बराबर, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये और ये भुजा तो बराबर दिया हुआ है, और ये वाला और ये वाला भुजा बराबर दिया हुआ है, तो 2 गो भुजा तो बराबर दिया हुआ है। और ये वाला अपोजिट एंगल बन रहा है, ये और ये एंगल दिख रहा है, 2 एक दूसरे का उल्टा, यानी शीर्षा भूमुख कोण, अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो 2 गो साइड बराबर, एगो एंगल बराबर, तो साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से दोनों सर्वांगसम है, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है कि पहला ऑप्शन तो सही है, अब दूसरा भी सही है, DBC 90 डिग्री बोला, तो DBC ये 90 डिग्री, ये भी सही है लग रहा है कि ये तो 90 है ना, C तो 90 डिग्री दिया हुआ सम, तो ये भी 90 डिग्री होगा। लेकिन खैर इसका हो सकता है, लेकिन पूरा सही बोला है। इस आधार पर सबसे सही कौन है, तो A नंबर ही ऑप्शन दे दीजिए, सबसे सही है। ठीक है, सबसे सही है। फिर यहाँ C में CM बराबर आधा क्या है, आधा कुछ लिखला ही नहीं है, आधा कुछ होगा यहाँ, लेकिन नहीं लिखा हुआ। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे अभी जो दिख रहा है क्वेश्चन, उसके अनुसार A नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, सर्वांगसम है, तो A लगाइएगा। ठीक, A नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ABCD एक समकोण, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है, तो B के कितने अंश के होंगे, यानी क्या डिग्री का एंगल B होगा उसको बताना है। तो ध्यान से देखिए, ABC एक क्या है, समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं शुरू। देखिए रुकिए, ये रहा, ये समकोण त्रिभुज। अब इसमें बोला कौन समकोण है बाबू, A है 90 डिग्री, माने ये हो गया A, तो बाकी B हो जाएगा ये एक ठो C। उसके बाद AB बोला AC के बराबर, तो ये AB और ये AC ऊपर लंब, तो ये दोनों बराबर है। तो B एंगल B कितना होगा, यानी ये एंगल कितना होगा, तो कितना होगा, ध्यान से देखिए। एक नियम पढ़े थे है ना 9 क्लास में
का ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। भले 10 का है लेकिन क्वेश्चन 9 का दिख रहा है। 9 में ये सब पढ़े हैं ना, जितना अभी तक आ रहा है ज़्यादातर को। तो ये वाला भी 9 क्लास में फिलहाल पढ़ाए हैं कि दो बराबर भुजाओं, त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दो बराबर भुजा ये दोनों हैं, ए बी और ए सी, तो इसका सम्मुख कोण ये और ये, यानी सी और बी, ये वाला सी और ये बी का एंगल जो है वो बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर तो होगा, ये तो समझ में आया, लेकिन यहाँ तक कै डिग्री होगा वो पूछा है। तो देखिए ध्यान से, ए अगर 90 डिग्री है, ए तो 90 डिग्री है। अब त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो ए 90 डिग्री है तो बाकी दूगों को जोड़ के 90 है डिग्री होना चाहिए, तब ना 90 90 180 होगा। तो बाकी को दूगो जोड़ के 90 होगा, यानी बी और सी को जोड़ के 90। और एक तरफ से पता चला कि बी और सी बराबर है, तो 90 हो और दोनों बराबर हो तो 45 45 होगा, तब ना 45 45 90 होगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन का चयन करें। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है, सही बात है, पहले नंबर, ठीक है, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं। असत्य कथन का चयन करना है, पर असत्य माने गलत को बताना है। तो गलत कौन है, देखिए, एक समांतर चतुर्भुज, पहला नंबर ऑप्शन में देखते क्या है, एक समांतर, अरे काय को किधर ढपा जाता है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है, सही बात। एक समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होती है, ये भी सही है। सम चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब होता है, ये भी सही है। तो फिर गलत कोण, आयत के सभी कोण समकोण होते नहीं होते लिख दिया है, ये गलत है। आयत का सभी कोण समकोण होना जरूरी है, ठीक है, गलत बात बोल दी है डी नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तदनुसार सही विकल्प का चयन करिए। विचार करना है और सही विकल्प को बताना है। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। तो सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर हो और समांतर भी हो तो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दोनों तरफ से समांतर हो और दोनों तरफ से तब समांतर कहते हैं। तो कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बोल रहा है बराबर या समांतर हो, दोनों रहता बराबर समांतर, तब उस कहते हैं। तो पहला ये कथन गलत है, ये गलत है। अगला कथन देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्वि भाजक एक आयत बनाता है। तो कोणों का समद्वि भाजक, समांतर चतुर्भुज का कोण को समद्वि भाजित कर दो भाग बांट देता आयत बनाएगा, ऐसा भी गलत बात है। तो दोनों का दोनों गलत है बाबू, हमको दोनों गलत है, दोनों असत्य है ना। यहाँ गलती से टिक लगा हुआ है, ये बी ना होगा, ये ऑप्शन होगा डी, दोनों गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु एक्स वाई जेड क्रमशः ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है। ए बी 5 है, बी सी 9 है और ए सी 9 है और बी सी 11 है, तो एक्स वाई की लंबाई है। देखिए एगो त्रिभुज है बाबू, एक त्रिभुज है, मध्य बिंदु परिमय से ये क्वेश्चन है, ये भी 9 क्लास में फिलहाल पढ़ाए हैं। मध्य बिंदु परिमय से क्वेश्चन, दो को क्वेश्चन मिला, एक तो इससे पहले भी था, है ना। तो ये देखिए वो मध्य बिंदु परिमय से नहीं था लेकिन परिमय से ही था, 9 क्लास का परिमय। तो ये इस तरह का एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें एक्स वाई जेड क्रमशः ए बी में एक्स, इसमें वाई और इसमें जेड, ये मध्य बिंदु है। और इस मध्य बिंदु को मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगी ये, ठीक है। और इसमें दिया हुआ ए बी 5, ए बी यहाँ से यहाँ तक 5 है, बी ए सी यहाँ से यहाँ तक ए सी 9 है और इधर बी सी जो है ये वाला ये है 11, ठीक है। तो हमको बोला का चीज़ एक्स वाई निकाल, एक्स वाई, एक्स और ये वाला बिंदु वाई है ये, तो एक्स वाई ये हमको निकालना, ये वाला। तो ये वाला मध्य बिंदु परिमय से हम जानते थे कि मध्य बिंदु, जब किसी त्रिभुज का मध्य बिंदु से एक लाइन खींचेंगे दो भुजा के मध्य बिंदु से, तो वो लाइन जो है तीसरे भुजा के आधा होता है। तीसरा भुजा का कहा होता है बाबू, आधा होता है। जब भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से एक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन हमेशा तीसरा भुजा के बराबर। तो ये दोनों से एक लाइन खिंचाया है ए बी और बी सी से, तो ये तीसरा भुजा कौन बच गया, ए सी, तो ए सी का आधा होगा। तो ए सी देखिए 9 दिया हुआ है तो उसका आधा करेंगे तो 4.5, तो ए नंबर ऑप्शन सही, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित के कथनों को विचार कीजिए, तदनुसार सही विकल्प का चयन करें। विचार करना है और सही विकल्प बताना। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करे तो ये है समांतर चतुर्भुज, तो ये सही लग रहा है, सही है।
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते तो दूसरा तो गलत है। तो पहला दूसरा गलत और पहला कथन सही, ये बी ऑप्शन इसका होगा। ठीक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो ये देखिए आ गया कौन सा क्वेश्चन, ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, 7 चैप्टर का है ना, अनुपात समानुपात बोलते हैं, ये दूरी सूत्र वाला से है ना। एक बिंदु निकालने का निर्देशांक का एक सूत्र होता है, निर्देशांक x और y निकालने का, उसका क्वेश्चन है। तो x निकालने का सूत्र था x1 m2 प्लस y1 कहाँ से, देखिए सूत्र क्या था, x1 अगर लेंगे तो m को 2 लेंगे तो m2 प्लस x2 m1 बटा x1 प्लस x2, ये x निकालने का है। फिर y निकालेंगे तो y इसकी जगह लिख देंगे y1 m2 प्लस y2 m1 बटा y1 प्लस y2, ये फार्मूला है। तो खैर पढ़े होंगे किताब बुक में तो क्लियर वहाँ पे, और पढ़ाए भी है तो वहाँ पे समझाएंगे नहीं, यहाँ तो हम बस सॉल्यूशन दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसी कर दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो देखिए पहला वाला को x1 कहते हैं, दूसरा को y1, यहाँ भी पहला वाला y1 दूसरा हो गया, तो यहाँ हो गया x2 और दूसरा वाला y2। ठीक है, तो फार्मूला में बैठा दीजिएगा x1 m2, तो x1 4 है और m2 ये अनुपात वाला को m1 m2 कहते हैं, m1 m2। ठीक है, तो m2 1 है, x1 4, तो 1 चौके 4 हो गया, प्लस x2 m1, x2 देखिए 8 है और m1 3 है, तो 8 दिया 24 और बटा नीचे x1 x2, तो x1 3 y नीचे m1 प्लस m2 होगा ना, m1 m2 x1 y1 लिख दिए हैं, नीचे m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, तो m1 और m2 जोड़ेंगे तो 4, तो 24 और 4 कितना हो गया बाबू 28 और नीचे 4, तो 28 को काटेंगे तो 4 7 28, तो x आ गया 7, तो x 7 यहाँ पे है, देखिए बी ऑप्शन में। ठीक है, तो फिर y निकालेंगे इसी तरह फार्मूला में रख के, तो y 3 आएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु हाँ ये देखिए ए बी सी डी इतना बिंदु है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में है तो P का मान ज्ञात है। समांतर चतुर्भुज है बाबू, समांतर चतुर्भुज, तो ये हम सिंपल सा एक साधारण समांतर चतुर्भुज बना देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, देखिए इस तरह का मान चलिए समांतर चतुर्भुज एक सिंपल सा बना देते हैं, ये ए बी सी डी, तो ए का निर्देशांक दिया हुआ 6 1, बी का निर्देशांक दिया हुआ 8 2, सी का निर्देशांक दिया हुआ है 9 4, और डी का दिया हुआ है P 3। ठीक है, P और 3। चलिए, तो हमको निकालना है P का मान। तो देखिए ये दूरी सूत्र से हमको देखिए समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि सम्मुख भुजा बराबर, तो ये वाला सम्मुख भुजा इसके बराबर होगा, तो इसको बराबर कर देंगे तो अपने P का वैल्यू निकलेगा। लेकिन यहाँ भुजा का तो लंबाई ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ कोना दिया है, कोना को निर्देशांक बोलते हैं, यानी निर्देशांक दिया हुआ है। तो सबसे पहले लंबाई निकालेंगे, लंबाई यानी A से B तक का लंबाई और C से D तक का, तो A से B तक का लंबाई यानी दूरी हो गया A और B का दूरी, तो A B का दूरी यानी दूरी सूत्र से होगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 7.1 का क्वेश्चन है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है रूट अंडर में, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और x1 y1 क्या है, तो ये हो गया, ये दोनों ए बी में देखेंगे तो a वाला हो गया x1 y1, b वाला हो गया x2 y2, तो बस फार्मूला में बैठा कर इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो ये वो x2 माइनस x1, तो x2 है 8, x1 है 6, तो 8 माइनस 6 तो हो गया 2, और 2 का स्क्वायर भी है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, प्लस y2 माइनस y2 देखिए 2 है, y1 1, तो 2 में 1 घटाएंगे, 1 तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 है, तो रूट 5 4 और 5 एक है जोड़ में, तो 5 हो गया रूट अंडर 5, तो ये नीचे वाला का ए बी का दूरी आ गया रूट अंडर 5। अब ऊपर वाला निकालते हैं सी डी का, तो सी डी में भी वही फार्मूला लगाएंगे और बराबर कर देंगे दोनों का वैल्यू को, तो x2 इसमें 9 हो जाएगा, x1 p हो जाएगा, तो 9 माइनस p का स्क्वायर, प्लस y2 इसमें 4 है और
y1 3 है, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला बराबर हो जाएगा किसका, ये रूट 5 का, तो रूट 5 का बराबर, तो रूट हर रूट दोनों तरफ का कट गया, तो बच गया यहाँ 9 माइनस पी का स्क्वायर, दिख रहा है। और यहाँ 4 में 3 घटेगा तो 1, और 1 का स्क्वायर 1, और उधर बच गया 5, 1 प्लस में तो उधर जाएगा, तो 4 के 5 के साथ माइनस हो गया, तो 4 बचेगा है। अब इधर बच गया का p माइनस 9 माइनस पी, 9 माइनस पी का स्क्वायर बचल है। अब स्क्वायर को भी उधर कर देते हैं, तो बच जाएगा 9 माइनस पी स्क्वायर, उधर जाकर रूट 4 में, तो रूट हटाएंगे 4 का तो 2। अब देखिए p को रहने दीजिए, p माइनस पी, 9 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस 9 उधर जाएगा। अब 9 में 2 घटाएंगे तो -7, और इधर है माइनस पी, तो माइनस माइनस तो कट गया, तो p बराबर खाली बन जाएगा 7, ठीक है। तो 7 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है कि क्या, चलिए फटाफट मैथ को खाली कंप्लीट कर लेते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। मैथ और साइंस को जो फटाफट कर देते हैं, उसके बाद बाकी को देखेंगे, एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए ये 7 हो गया। ये देखिए ये 29 नंबर को फटाफट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x y के संबंध को दर्शाता है जिससे यह पता चलता है कि बिंदु x y 7 1 और 3 5 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त माने बराबर है, दोनों के बीच की दूरी बराबर थी है, दूरी सूत्र से बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये समदुरुस्त माने बीच में है, ठीक है। ये 7 1 एक छोर में मान के चलिए है, और एक में है 3 5, तो बीच में x y है, समदुरुस्त यानी बीच में x y, तो ये इधर का दूरी और इधर का दूरी दोनों सेम है, तो दोनों का दूरी सेम कर दीजिएगा और सोल्व करिएगा, तो वो x माइनस वाई बराबर 2 आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी सोल्व कर दे रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 है, और जब इधर वाला निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, या किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। तो वही दूरी सूत्र से लगा देंगे फॉर्मूला, तो क्या होगा देखिए यहाँ से हम बता रहे हैं 7 और 1, ये है एक ठो में 3 5, 3 और 5, और बीच में x y, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 बीच वाला को, इधर को भी मान लेते हैं x1 y1। तो पहले इधर का निकालते हैं, तो इसको मान लेते हैं a b c, तो a b पहले निकालते हैं, तो a b जो है बराबर है b c का, समदुरुस्त मान बराबर है, तो ए बी का इधर निकाल देते हैं, बी सी का इधर निकाल देंगे, ठीक है। तो ए बी में क्या होगा x2 माइनस x1, यानी x माइनस x1 कितना है देखियो ना कैसे लिखे, 7 है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर बरा प्लस y2 कितना है, y है -1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर देखेंगे तो इधर हो जाएगा वही x2, तो x माने तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो रूट और रूट तो दोनों तरफ कट जाएगा। अब स्क्वायर इसका करेंगे तो वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी, तो ये सबको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ देंगे, उसके बाद काट कूट करेंगे, तो काट पीट के लास्ट में बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, तो ये होगा आंसर, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं हम यहाँ पे चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, क्या कि पूरा बुक से है, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन। अब सब कुछ समझाते रहेंगे एक हो, तब तो फिर वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए महीना लग जाता है। तो ऐसा यहाँ पे सिलेबस तो कंप्लीट नहीं करा रहे हैं या कोई चैप्टर नहीं समझा रहे हैं, यहाँ बस क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, इसलिए हम यहाँ पे पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये 7.1 का क्वेश्चन है, 7.1 का मैथ देख लीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं, ये भी 7.1 का क्वेश्चन है, 7.1 नहीं लेकिन 7 ही चैप्टर का, ठीक है। बिंदु 3 को दिया हुआ है, उसका त्रिभुज है, बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज बताना है किस प्रकार का है, तो त्रिभुज के 3 को कोना दिया हुआ है इस तरह से, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है, एक में 3 2 और एक ठो है -2 -3 और एक ठो है 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे तो बनाना है नहीं, बनाने वाला भी क्वेश्चन आता तो पूरा बना के बताते, यहाँ पे आंसर चाहिए, है ना, इसीलिए इसको तो भी देख लीजिएगा। इसमें पहले दूरी निकालना होगा, देखिए ये दोनों का दूरी, तो वहाँ पे x1 y1 इसको मान लेंगे, इसको x2 y2, ठीक है, x2 y2,
फिर ये दोनों इधर का दूरी निकालना हो तो इसको भी किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मान लेंगे। फिर ये दूरी निकालना है x1 y1 x2 y2 यहाँ से मान लेंगे। तीनों बराबर आएगा तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज, दो बराबर आएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, और कोई बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज ये होगा। हम इसको बना लिख के देख चुके हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। आमतौर पर आग बुझाने के लिए आग पर पानी डालते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पदार्थ के ताप को ज्वाला ताप से कम करना। ठीक है, ये तो 8 क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया है ना, 8 क्लास में फिलहाल पढ़ा है इसको। रेखा ने दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समकोण बनाते हुए रखा, इस प्रकार रखा कि एक किनारे आपस में मिले हुए। दर्पण में बीच T1 का सिक्का रखा। आप बताइएगा कि इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेगा। 90 डिग्री में सटा हुआ दर्पण है। तो मोहित ने वृत्ताकार गत्ते के टुकड़े में सफेद कागज चिपकाए, पेंसिल की सहायता से 7 बराबर खंडों में बांटकर इंद्रधनुष के सातों रंग उसमें रंगे, केंद्र पर एक छेद किया और उसको गोल घुमाया, ऐसे गोल चक्री गनगना घुमाया। तो गनगना के घुमाया होगा तो 7 रंग शुरू रंगा है, लेकिन 7 रंग नहीं दिखेगा, वो सफ़ेद दिखेगा। तो सफ़ेद इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, वाष्पीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है, यानी वाष्पीकरण के लिए कौन सही है बात है, उसको यहाँ बताना है। गलनांक पर द्रवण पर वाष्पन होना केवल ये लास्ट वाला सही, बिना क्वथनांक पर पहुँचे वाष्प पहुँच जाए। क्वथनांक यानी जैसे पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री पहुँचेगा तब वो वाष्प बन के उड़ेगा, लेकिन बिना 100 डिग्री पहुँचले वाष्प उड़ गया तब कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, जैसे जो पानी आता है कपड़ा जैसे तो सुखाते हैं, तो कपड़वा का 100 डिग्री सेल्सियस दे के सुखाते हैं ना, उसको खाली ऐसे घर के अंदर भी बिछा देते हैं, मतलब घाट देते हैं कपड़ा को, तो धीरे धीरे वो सूख जाता है, उसका पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, पानी आता है ज़मीन में या ज़मीन में पानी या पक्का प्लस्तर है घर, उसमें भी पानी गिर धीरे धीरे सूख जाता है, यानी वाष्पीकरण हो जाता है। तो वहाँ पे तो 100 डिग्री तापमान नहीं दिए तो कैसे उड़ गया, कैसे वाष्प बन गया? तो वही 100 से कमे वाला में अगर वाष्प बन के उड़े तो वही को कहते हैं वाष्पीकरण। और 100 लगे तब तो फिर वो गलनांक हुआ है ना, पानी का गलनांक है 100। अवश्य चलिए, तो फिर से क्वेश्चन है, दो वस्तु ए और बी के बीच F न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रही है। यदि दोनों के मध्य की दूरी को पहले की अपेक्षा आधा कर, दूरी को आधा कर देना है तो फोर्स कितना होगा? तो दूरी का फॉर्मूला ये 9 क्लास का क्वेश्चन है ना गुरुत्वाकर्षण का। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पढ़ें, F = m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे होता है, तो डिस्टेंस को आधा कर देने बोला है, तो आधा m1 m2 तो रहिए जाएगा, आधा कर देंगे डिस्टेंस तो आधा डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा है। तो आधा माने 1/2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो आधा d का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 d का स्क्वायर, तो 1/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 4 m1 m2 बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो m1 m2 बाई डी स्क्वायर f का वैल्यू होता है, ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना, यानी ये 4 गुना F हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही। 9 क्लास का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 9 क्लास का बुक साइंस में। निम्नलिखित में 180 ग्राम जल को निरूपित कौन करता है? 180 ग्राम जल, ये भी 9 क्लास का है। 180 ग्राम जल यानी कि जल का 180 अणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में चलता है? तो जल, निर्वात वायु, किस में? स्टील में से, ठोस में। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को वायु को उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहती है? इसको भर्जन कहती है। 10 क्लास का क्वेश्चन है, धातु अधातु से। ठीक है, मधुमक्खी के द्वारा डंक मारे गए अंग को जलन दर्द अनुभव होता है, इसमें आराम पाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो ये भिन्न 10 क्लास का क्वेश्चन है। अम्ल, क्षारक और लवण से बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ जाता है, ये तो अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए क्षारक चाहिए, और बेकिंग सोडा में क्षारक होता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग करके हम उस जलन से दूर हो सकते हैं। अमोनिया के सभी नमूनों में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 14:3 है, अनुपात दिया हुआ है। तो ये कौन सा नियम है? तो ये 9 क्लास का क्वेश्चन है। 9 क्लास में पढ़े थे स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो वही में से ये कौन है? तो ये अनुपात स्थिर है, 14:3 है, तो ये अनुपात स्थिर रख रहा है, यानी स्थिर अनुपात का नियम है, तो स्थिर अनुपात का नियम आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, शिशु में लिंग निर्धारण किससे होता है? ये 10 क्लास का है। तो ये पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पिता में यानी लड़कों में XY होता है और लड़की में सिर्फ XX। तो लड़की में कोनो गुंजाइश नहीं है कि लड़की में कोई डिपेंड नहीं करता है कि लड़का होगा बच्चा कि लड़की,
डिपेंड करता है पुरुष पर। पुरुष वाला एक्स मिला तो लड़की होगा, और पुरुष वाला वाई एक्स से जाके मिला तो लड़का होगा, ठीक है। तो पूरा डिपेंड इस पुरुष पर होता है, तो पिता के गुणसूत्र पर होता है, तो पिता से प्राप्त गुणसूत्र आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों, मरम्मत तथा अंगों के खाली स्थान को भरने में सहायता करते हैं? तो ये एरिओलर ऊतक ये काम करता है, ठीक है। अगला है पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही प्रारंभ। जनन अवस्था, पुष्पी पौधों में जन्म जो होता है वो कौन कौन सा अवस्था कैसे होता है उसको बताना है। तो सबसे पहले युग्मक किसको बोलते हैं? जैसे नर, ये मनुष्य में भी होता है नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक में एक्स एक्स रहता है, मादा युग्मक एक्स एक्स रहता है, और नर युग्मक एक्स वाई गुणसूत्र है ना। तो ये पहले युग्मक होता है, ये दोनों युग्मक मिलता है। ये युग्मक जब मिल जाता है तो उसको निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद जो मिल के बना उसको उसको क्या बोलते हैं? युग्मनज कहते हैं, ठीक। नवोद्भिद मतलब होता है नया जन्म, मतलब है ना, नया उत्पत्ति हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, कौन सा ये बबुआ? एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटी बैक्टीरियल औषधि के बनाने का भैया कठिन है। एंटीवायरल यानी वायरस से होने वाले बीमारी का दवा बनाना, और ये एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का दवा बनाना, इसमें से आसान बोल रहा है कौन है, कठिन कौन है? तो ये वायरल वाला कठिन है, वायरस से बनाने वाला दवा कठिन है बोल रहा है, वायरस वाला दवा बनाना। तो सही बात बोला है। अभी देखिए ना कोरोना वायरस, अभी तक दवा नहीं बना है सही, है ना। तो कठिन, बहुत कठिन है वायरस वाला। जीवाणु वाला, बैक्टीरिया वाला तो थोड़ा आसानी से बन जाता है। क्षय रोग हवा द्वारा संचारित होती है, ये भी सही बात है। क्षय यानी टीबी रोग हवा द्वारा फैलता है। खांसी जुकाम डेंगू आदि रोग जीवाणु है का कारक, जीवाणु नहीं, गलत बात, ये वायरस से होता है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत। तो केवल 1 और 2, 1 2 और 4 और एक कथन है। अच्छा, एक और है नीचे। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशेष संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। तो वही करते हैं, एक नकली वायरस लगा करके, जैसे अभी वैक्सीन हो रहा है, टीकाकरण मान वैक्सीन, तो वैक्सीन में क्या कर रहे हैं, नकली वाला कोरोना को घुसा दिया जाता है। वैक्सीन मतलब क्या है, उसमें भी कोरोना को का वायरस घुसा दिया जाता है वैक्सीन के साथ। अब उससे क्या होता है, शरीर लड़ लड़ के उसको मार मार के सीख जाता है मारना। अब ओरिजिनल वाला कहीं घुसेगा तो कहेगा अरे तूरा जैसे जैसे हम बहुत मारे हैं, उसको मार देगा, नष्ट कर देगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है शरीर का, उसको मूर्ख बनाया जाता है। बुड़बक वाला को दे दे के, कमजोर वाला वायरस को घुसा घुसा के, या मरल वाला को लड़ना सिखाता है ना। और लड़ते लड़ते फिर होशियार हो जाता है, कहता है ऐसा रहता है कोरोना वायरस, और ओरिजिनल वाला आता है तो उसको धुन देता है। तो ये पहला दूसरा चौथा ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं। नरेश ने अपने खेत में कुछ पंक्तियों में सोयाबीन की फसल लगाई है, और एक अंतर में स्थित दूसरे पंक्ति में मक्का। मान एक लाइन में सोयाबीन, एक मक्का। ये कौन सा खेती कर रहा है? मान एक खेत में 2 खेती कर रहा है, तो मिश्रित फसल इसको कहते हैं, मिश्रित फसल, ठीक है। अब ये परिच्छेद का जी, अरे वाह इतना परिच्छेद। वायु, जल, भूमि, वातावरण, जयमंडल आदि पर तमाम चीजें मानव जीवन के महत्वपूर्ण स्थान रखती है, परंतु पिछली 2 शताब्दी से अपने तकनीकी ज्ञान से मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कुछ अधिक ही समन्वित रूप में किया है। पार्यावरणिक चुनौतियां अनेक प्रकार की है, और भारत में इनकी 2 प्रकृति है, गरीबी के संदर्भ में और विकास की आवश्यकता के संदर्भ में। पर्यावरणीय चुनौतियों की दोनों प्रकृति पृथक है, ये तो कहीं ना कहीं इनमें अंततः संबंधता भी है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत के पर्यावरण चुनौतियों में 2 प्रकृति कौन कौन से है? तो 2 प्रकृति यहाँ पे मिला, गरीबी और विकास की आवश्यकता में के संदर्भ में। ये 2, इसका आंसर ये होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज के द्वारा भारत व्यावसायिक फसलों पर जोर देने के पीछे क्या कारण था? तो ये सोशल साइंस में मौजूद है। सोशल साइंस अगला पार्ट में करेगा, बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा लगभग 50-45 मिनट हो गया। तो चलिए ये बाकी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और 6 to 10 आपको लगातार यहाँ पे क्लास होता रहेगा। क्लास होता है, हो गया है, मैथ कंप्लीट है, साइंस चल रहा है, सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका डिस्क्रिप्शन में PDF दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो